Okay, so yesterday I discussed about some of the sampling techniques, attribute sampling, variable sampling, and probability proportional to size sampling. So I had asked to sir to give some questions related to this sampling. So he will give us tomorrow. So in next class, I will discuss the questions related to sampling. In today's session, we will discuss this portion prior to the sampling topic. Okay, Okay. this portion is actually not much complicated. Simply, like if you are going to do some testing, then you need some data, right? आप Yes. कोई भी टेस्ट करने वाले हो, कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपको उसके लिए डेटा चाहिए। हाँ. वो डेटा आपका हो सकता है कि मतलब आई ई फॉर्मेट में हो, और हो सकता है कि आपकी क्या हो, उसके प्रॉपर हार्ड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो, हार्ड कॉपीज प्रेजेंट हो। तो बेसिक प्रोसेस क्या रहता है कि जब भी आपको कोई डेटा दिया जाता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो हमेशा आपका स्ट्रक्चर्ड हो सकता है कि समटाइम्स आपका डेटा क्या है, बिल्कुल स्टैगर्ड है, बिखरा हुआ है, जिसे आपको अरेंज करना है, उसमें से अपना यूजफुल मेथड ढूंढना है, देन उस पर आपको टेस्टिंग करनी है। सो रिलेटेड टू डेटा, हाउ इज द डेटा यूज्ड एंड हाउ इज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, it will be in this topic. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो अब आप जो डेटा यूज करने वाले हो उसको कैसे यूज करोगे, उससे क्या कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। सो फर्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। सो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या कहता है आपका कि लाइक कि जब आप कोई डेटा अरेंज कर रहे हो ना, तो हम डेटा को ऐसे अरेंज करते हैं कि कुछ मतलब कॉलम्स और रोज में कन्वर्ट करके चलते हैं उस डेटा को, कि सच डेट कि हमारे पास कोई ऐसी प्राइमरी की बने कि जिसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर चीज का डेटा लोकेट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा है, तो मैंने क्या किया, पेशेंट का एक नंबर सेट कर दिया और उस नंबर को एक पर्टिकुलर पेशेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइक ठीक है, हर एक पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक पेशेंट नंबर रख लिया। अब उस नंबर पे जो पेशेंट है, उसमें उसका सारी डिटेल्स मेंशन कर दी, लाइक उसका नेम, एड्रेस, एवरीथिंग अबाउट दैट पेशेंट। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, कि जब आप क्या कर रहे हो, रिलेशन क्रिएट करके चल रहे हो, जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हो, मीन्स एक आपने स्पेसिफिक की बना ली जिसकी हेल्प से आप किसी का डेटा लोकेट कर सकते हो। अब आपको कोई पेशेंट का डेटा चाहिए होगा, तो पेशेंट का नेम सेम हो सकता है, लेकिन आपने क्या किया, हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग नंबर रख दिया, ताकि वो नंबर आपकी एक यूनिक की बन गई। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिंपली नाम से सेव कर देते तो हो सकता था ना, नेम भी सेम हो जाता किसी दो पर्सन का। तो इसलिए आपने क्या किया, एक रिलेशन क्रिएट कर दिया, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की रख दी कि जिसकी हेल्प से आप किसी पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। समझ में आया समझे. आपको? हाँ. तो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लाइक आपकी की वैल्यूज डिफाइंड होनी चाहिए, लाइक आप क्या नेम मेंशन कर रहे हो, आप उसमें एड्रेस मेंशन कर रहे हो, तो ये आपकी वैल्यूज डिफाइंड होनी चाहिए। डुप्लीकेट रोज नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही चीज को दो बार लिख रहे हो, या डुप्लीकेट कॉलम्स हैं या रोज हैं, तो वो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल। Yes. इसका आता है आपका प्राइमरी की और फॉरेन की। एज आई टोल्ड यू कि प्राइमरी की क्या है, कि जो यूनिक आपकी की है, कि जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूनिक आइडेंटिफायर है। और फॉरेन की का क्या मतलब है, कि जो इस प्राइमरी की को रिलेट कर रही है। देन फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका ये पेशेंट का नंबर क्या बन जाएगी, आपके लिए प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, पेशेंट का नंबर इज अ प्राइमरी की इन वन डेटाबेस। और हो सकता है कि ये पेशेंट का जो प्राइमरी की से जो डेटा आया है, वो एक रिलेशनल डेटा बन जाए किसी और डेटाबेस के लिए, तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन की, कि जो लिंक कर रही है। समझा.
नेक्स्ट आता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि जब आप कोई भी डेटा ले रहे हो तो उस डेटा को आपको क्या करना है, अरेंज करने की जरूरत है, ताकि मतलब एक कंसिस्टेंट करने की जरूरत है, सो डेट कि आप जो भी एनालाइज करने वाले हो वो इजीली एनालाइज कर पाओ उससे। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा, कि मतलब आप उसमें कोई भी डुप्लीकेशन, कोई भी एरर्स, वो चीजें हटा रहे हो ताकि आपका डेटा क्या बन जाए, कंसिस्टेंट बन जाए। So each Okay. non-key attribute is known by the simple possible identifier. Redundant non-key attributes are eliminated और entity with the same or equivalent identifiers are combined. ठीक है, कि जो चीजें सेम है आप उसे कंबाइन कर दोगे, जो डुप्लीकेट है वो हटा दोगे। So this is called the normalization of data. तो ये बेसिक और जो बेसिक्स काम है। सॉरी, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, अब आ रही है यस, आवाज? हाँ ये अब आ रही नॉन की एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या दोबारा बोलना? नॉन की, each non key attribute is known only by the simplest possible identifiers. कि जो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, देखो की एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि जैसे नेम, हाँ। आपने नेम एक आपका की एट्रीब्यूट हो गया। अब उसके अंदर जो दूसरे एट्रीब्यूट्स आएंगे नॉन की एट्रीब्यूट्स में, उसमें जो नेम आएंगे, इट शुड बी आइडेंटिफाई बाय दी सम पॉसिबल आइडेंटिफायर्स, कि आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, कि उसके लिए आपके पास कोई प्राइमरी की होनी चाहिए, एज आई टोल्ड यू कि आपके पास कोई यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। ओके, समझा। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली फॉर्मल प्रोसीजर है कि जब आप डेटा को स्ट्रक्चर्ड करके चलते हो, उसे ऑर्गेनाइज करते हो सच दैट इट एलिमिनेट और रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटा। ओके, सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा आप बेसिकली क्यों कर रहे हो, ताकि आप जब भी एनालाइज कर रहे हो किसी डेटा को तो वो डेटा आपका मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, ताकि आप उसे इजीली एनालाइज कर सको। क्लियर? हाँ। ओके, नेक्स्ट आता है हायरार्कियल डेटाबेस मॉडल। सो बेसिकली आपके डेटाबेस में क्या क्या हायरार्की आकर चलती है, मींस क्या क्या लेवल्स आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या है कि जिसमें सारी कलेक्शंस पड़ी हैं आपकी डेटा की, ठीक है, डिफरेंट फाइल्स की कलेक्शंस पड़ी हैं, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड द डेटाबेस। ओके, ओके। ये यस। पर्टिकुलर आईटी से रिलेटेड है आपका, कि अब आपकी कंप्यूटर में सारा डेटा स्टोर है, ठीक है, तो जहां पर आपकी सारी फाइल स्टोर है, डेट इज कॉल्ड द डेटाबेस। अब उस उन फाइल्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर डिफरेंट फाइल्स होंगी। अब वो फाइल्स किस अलग अलग चीजों से रिलेट हो सकती हैं, ठीक है, जैसे किसी के हाँ। अंदर आपकी सेल्स पड़ी है, किसी के अंदर एआर पड़ा है। नेक्स्ट आता है डेटा रिकॉर्ड। डेटा रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि उस फाइल के अंदर किस चीज का स्पेसिफिक रिकॉर्ड पड़ा है। जैसे आपके पास फाइल थी एक हॉस्पिटल की, उसके अंदर आपने पेशेंट के नेम का डेटा रख रखा है, सो ये आ जाएगा आपका डेटा रिकॉर्ड। और डेटा फील्ड का क्या मतलब होता है कि उस रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या वैल्यूज फील्ड हैं आपकी, ठीक है, जैसे आप उस डेटा रिकॉर्ड के अंदर मान लो आपके पेशेंट का नेम है, आपके पेशेंट की नंबर है, तो वो ईच नंबर और ईच नेम विल बी कॉल्ड एज द डेटा फील्ड, ठीक है, हर एक डिफरेंट एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा, डेटा फील्ड। ओके। सो ये हायरार्की आपकी बेसिकली कैसे डेटा में कितने लेवल्स आते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर चेक करो, ये जो टर्म्स है ये क्या है, आपकी फील्ड है, ठीक है, ये पीडीएफ क्या है, एक रिकॉर्ड है, और ये जहां आप स्टोर करोगे किसी फाइल के अंदर, और वो फाइल आगे कहाँ स्टोर होगी, आपकी डेटाबेस के अंदर। हाँ। डन। यस। सो बेसिकली इसमें क्या है कि अब हो सकता है आपकी इसमें क्या हमेशा मतलब एक रूट से स्टार्ट होगा, पेरेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स आ सकते हैं आपके।
सोच के चलो कि अब आपके पास एक डेटाबेस के अंदर क्या हो सकता है, एक सिंगल फाइल भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल भी हो सकती है ना। हाँ। ऐसी डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं और सिंगल रिकॉर्ड भी हो सकता है। सो डेट मीन्स, और हो सकता है कि कुछ फाइल्स क्या हो, एम्प्टी हो, कि जिसके अंदर कोई रिकॉर्ड ही नहीं प्रेजेंट हो सकता है इसे। हाँ, हो सकता है। तो ये आते हैं आपके लेवल्स, कि अगर आपके डिफरेंट फाइल्स हैं डेट मीन्स डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। अगर आपकी नहीं प्रेजेंट मीन्स नो, आपकी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी क्या हो सकती है, फाइल्स में भी एम्प्टी हो सकती हैं। सो इट इज गिवन डेट कि आपकी हमेशा किसी रूट से स्टार्ट होगा और उसके अंदर आपके हो सकते हैं कि सिंगल फाइल्स और हो सकते हैं कि मल्टीपल लेवल्स हो। ओके। ओके। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी अगेन सेम है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके प्रेजेंट हैं वो बेसिक एंटिटीज that have the data structure and operation. So object are basic entities that have data structure and operation, कि जो आपके पर्टिकुलर कोई डेटा ऑपरेशंस और उस ऑब्जेक्ट की, मतलब जो भी आप डेटा ले रहे हो उसके पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए जो यूनिक हो, सिस्टम प्रोवाइडेड आइडेंटिफायर हो। देन एज आई टोल्ड यू कि जब आपके पास पेशेंट का डेटा है तो उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर की आप क्या कर सकते हो कि पेशेंट का नंबर ले सकते हो। नंबर, फोन नंबर नहीं, कि एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दिया पर्टिकुलर पर्सन को। ओके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के अगर स्कूल में बात करें तो रोल नंबर सेम हो सकते हैं हर क्लास में, हो जाएंगे वो तो हाँ। 1 2। तो एडमिशन नंबर क्या है आपका, एक यूनिक आइडेंटिफायर हो गया, क्योंकि नेम सेम हो सकते हैं, रोल नंबर सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकता है सभी मतलब कुछ बच्चों का, लेकिन जो एडमिशन नंबर है इट विल बी ऑलवेज डिफरेंट। तो ये आपकी क्या होगी, यूनिक आइडेंटिटी होगी। ओके, समझा। Then, अब ये जो आप डेटा इतना सारा लोकेट रिकॉर्ड कर रहे हो, देयर शुड बी सम कंट्रोल्स। हाँ। ठीक है, अब जिनका आईटी का पूरा काम है, मीन्स जो सारा डेटा अपना ई उसमें स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, देन दे नीड टू हैव सम डेटाबेस कंट्रोल। कैसे कंट्रोल्स, की मान लो डेटा की रिकवरी होनी चाहिए रेगुलरली, रिकवरी प्लान्स होने चाहिए, बैकअप प्लान्स होने चाहिए। बैकअप प्लान्स का मतलब कि रेगुलर में कुछ बैकअप रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि अगर इन केस कोई कंटिजेंसी हो जाती है, मीन्स कोई डिजास्टर हो जाता है जिसकी वजह से आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो वर्क स्टॉप कर दे वर्किंग, तो उस केस में आपके पास रिकवरी प्रोसीजर्स होने चाहिए कि सो डेट कि आप अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सको विद इन फ्यू टाइम और डेज। देन यस। आपके पास कंट्रोल्स होने चाहिए कि कोई भी पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए डेटा को। सो एक्सेस आपका स्पेसिफिक पर्सन के हैंड में होना चाहिए, ओनली जो ऑथराइज्ड है। ठीक है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसे प्रिवेंट करना चाहिए। डेटाबेस इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, अवेलेबिलिटी, की जो डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हो दैट शुड बी इंटीग्रल एक्यूरेट, की जो जहां भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि आधी आधी फाइल स्टोर हो रही है, आधा डेटा आपका कहीं और जाके स्टोर हो रहा है। समझा। ठीक है, सो देयर शुड बी सम प्रोसीजर्स की आपको लाइक कैसे डेटा को रिकॉर्ड करना है, कैसे अगर डिलीट करना है तो किस केस में डिलीट करना है, बिकॉज ये ना हो कि आप ऐसे ही डेटा को डिलीट कर दो और वो यूजफुल निकले आपके लिए। सो देयर शुड बी सम प्लानिंग रिलेटेड टू द डेटाबेस कंट्रोल। देन कंट्रोल्स की, अगर मल्टीपल यूजर अपडेट कर रहे हैं सेम टाइम पर डेटा को, restriction of the use of non-system tool or other utilities। So आपको ये भी कंट्रोल्स रखने पड़ेंगे कि किसको डेटा को एडिट करने का एक्सेस देना है और किसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देना है। क्लियर। यस। डेटाबेस रिव्यूज का क्या मतलब है कि जब एज एन ऑडिटर यू शुड रिव्यू कि आप
ये जो क्लाइंट के कंट्रोल्स हैं क्या वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, बिकॉज आप जो डेटा लेने वाले हो क्या वो डेटा प्रॉपर होगा भी या नहीं होगा. सो यू शुड रिव्यू की लॉजिकल फिजिकल स्कीम, एक्सेस टाइम रिपोर्ट, डेटाबेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है. क्लियर. तो आप हाँ इनके रिगार्डिंग भी रिव्यू लेके चलते हो. नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ स्केल्स. स्केल्स का क्या मतलब है कि डिफरेंट मेजरमेंट स्केल दैट इज यूज्ड इन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स टू कैटेगराइज एंड क्वांटिफाई द डेटा. सो बेसिकली ये टॉपिक आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मेनली आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है कि आप जैसे डेटा को कभी एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको कैसे आप मतलब मैनेज कर सकते हो कि जब आपको कुछ मेजर करना हो. जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि जब हम बेसिकली उन वैल्यूज के लिए, उन वेरिएबल्स के लिए बेसिकली लेबल, उन वेरिएबल्स को लेबल कर रहे हैं कि जिनकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई जेंडर का डेटा है तो इसमें क्या होगा, या तो मेल या तो फीमेल. तो ये होते हैं नॉमिनल स्केल कि जब आप डेटा को ऐसे अरेंज कर रहे हो कि जिसमें कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू ना आए. ओके. ओके. और ऑर्डिनल स्केल का क्या मतलब है कि इट इज अगेन आप डेटा को अरेंज कर रहे हो लेकिन विदाउट कंसीडरिंग द डिफरेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट. कि जब आप डिफरेंट मतलब पॉइंट्स तो ले रहे हो लेकिन उसमें डिफरेंस कंसीडर नहीं करके चल रहे कि मतलब कितना एक्चुअल में होगा. कि जैसे सिंपली आपने मेंशन कर दिया कि परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट. आपको नहीं पता ना कि हाउ मच परफॉर्मेंस विल बी कंसीडर पुअर एंड हाउ मच विल बी एवरेज. समझा. रिस्क रेटिंग्स हो गई. So you can determine the mode, median, frequency, but exact differences between rank and arithmetic operation are not meaningful. इंटरवल स्केल्स का क्या मतलब है कि जब आप कुछ इंटरवल्स में डेटा को अरेंज कर रहे हो, जैसे टेम्परेचर स्केल हो गया. डन. हाँ. रेशो का क्या मतलब है कि अगेन इंटरवल स्केल की तरह ही है लेकिन यहाँ पर आपकी क्या है, क्लियरली एक जीरो की डेफिनेशन लेके चलते हो, लाइक हाउ मच अमाउंट विल बी कंसीडर एज एब्सोल्यूट जीरो, मतलब कितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है. कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि जब आप एक इनडेफिनाइट वैल्यूज के लिए अरेंज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया कि टाइम किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना लगा. अब वो टाइम कितना भी हो सकता है, इट विल बी अप टू इंफिनिटी. हाँ. डिस्क्रीट का क्या मतलब है कि डिस्क्रीट वेरिएबल कैन ओनली टेकन ऑन द स्पेसिफिक वैल्यू एंड कैन नॉट बी मीनिंगफुली सब डिवाइडेड. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको डिस्क्रीट फॉर्म में लेकर चलना है कि जिसमें आप डेसिमल नहीं ले सकते. जैसे आपके पास एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज आपके या तो 5 होंगे या तो 6 होंगे. कभी ऐसा तो नहीं कि 5.5 एम्प्लॉय है, 1.5 एम्प्लॉय है. So that समझा. means some data you have to taken in discrete format कि जिसमें डेसिमल्स की तो कोई मतलब ही नहीं है. ओके. क्लियर. Yes, clear. ओके. सो नेक्स्ट इज several key elements you need to consider when you are extracting the data. अब आप क्या कर रहे हो, जब भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डेटाबेस में से डेटा ले रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रख के चलनी है. फर्स्ट इज एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर. एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, देयर आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन अ पर्टिकुलर डेटा एंटिटी. So depending upon what the CPA is analyzing, so for example, you need to first check your attribute structure कि जैसे आप क्या एनालाइज करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कहाँ से डेटा उठाना है. लाइक ट्रांजेक्शन डेट, कि आप ईयर एंडिंग पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शंस चेक कर रहे हो, तो डेट मीन्स आपको ईयर एंड पे ट्रांजेक्शंस उठानी है. ऐसा तो नहीं कि आप बिगिनिंग वाली ट्रांजेक्शन उठा के चेक करोगे. Okay. अकाउंट समझा. नंबर, आप किसी कस्टमर का अकाउंट चेक करना चाहते हो तो उसका अकाउंट नंबर उठाओगे ना, वेंडर्स नेम,
क्वांटिटीज। सो यू नीड टू फर्स्ट चेक कि आपको क्या एनालाइज करना है और कहाँ से डेटा उठाना है। नेक्स्ट, फॉर्मेट। अब डेटा का फॉर्मेट में मैटर करता है कि हो सकता है कि आपका डेटा क्या हो, बहुत ज्यादा स्टैगर्ड हो, बिखरा हुआ हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, तो यू नीड टू फर्स्ट चेक देयर फॉर्मेट कि आपको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो पहले आपको उसको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट Yes. आता है सोर्सेज ऑफ डेटा। अब वो डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है डेटा कहाँ से आ रहा है, बिकॉज रिलायबल है भी या नहीं है, कि आपका डेटा आप विद इन दी एंटिटी ले रहे हो या आप एक्सटर्नल पार्टी से मंगवा रहे हो। तो इट विल डिपेंड कि डेटा कहाँ से आ रहा है, तो वो आपके डेटा की रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। क्लियर? टाइम पीरियड, Okay. अगेन कि आप किस टाइम के लिए एनालाइज कर रहे हो, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको डेटा भी उठाना पड़ेगा। कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, कि अब जो डेटा आपने उठाया है, यू नीड टू फर्स्ट चेक कि क्या वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, अब आपको क्लाइंट ने अपना डेटा दिया है तो आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन रखनी पड़ेगी ना, आप उसका डेटा कहीं पर जाके दिखा थोड़ी सकते हो। सो यू नीड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट्स डेटा। ओके, you need to handle your task in accordance with the applicable data protection laws and regulations. Understood. Okay, so next is data transformation. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, अब आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसको आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो सकता है कि उस डेटा से आप क्या कर रहे हो, कुछ चार्ट्स क्रिएट करके देख रहे हो, कुछ आप ग्राफ बनाकर देख रहे हो, और कुछ ट्रेंड्स चेक कर रहे हो ग्राफ बनाकर कि क्या ट्रेंड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने सेल्स उठाई कुछ सालों की, उसका ग्राफ बनाया और उसमें चेक कर रहे हो कि सेल्स में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो डेटा Okay. ट्रांसफॉर्मेशन में आपके क्या क्या प्रोसीजर्स आएंगे। फर्स्ट इज डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग का क्या मतलब है कि जब आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया तो उसके अंदर जो भी आप पहले आइडेंटिफाई या करेक्ट करोगे, जो भी उसमें आपको एरर्स दिख रहे हैं, इनकंसिस्टेंसीज दिख रही हैं, मान लो आपने डेटा उठाया और कुछ वैल्यूज मिसिंग है बीच बीच में से, तो फर्स्ट आपको उसको कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। इट कुड इन्वॉल्व प्रोसेसेस लाइक हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड चल रहे हैं उसको आपको सिंगल करना पड़ेगा, करेक्टिंग इनकंसिस्टेंट एंट्रीज। So first you need to do the data cleaning. Okay. नेक्स्ट आता है डेटा फॉर्मेट। अब आपको जिस अकॉर्डिंग डेटा को यूज करना है तो आप उस अकॉर्डिंग डेटा का फॉर्मेट कर सकते हो चेंज। ओके, so your data needs to be in standardized or you can reformat it to the match existing data। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट सेट उठाए डेटा के, कहीं पर आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, कहीं वर्टिकल फॉर्म में था, तो पहले आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट उनका सेम रख सकते हो। क्लियर? क्योंकि ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स में एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ. क्लियर? डेटा Yes. इंटीग्रेशन का, डेटा इंटीग्रेशन मीन्स कि अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको पहले उसे इंटीग्रेट करने की जरूरत है। ओके, Okay. अगर आप वेरियस सोर्सेज से आपने डेटा उठाया है कि लाइक आपने कुछ भी कुछ ट्रांजेक्शन्स आपने मतलब एक जगह से उठाई कुछ दूसरी जगह से, तो आपको उसको फर्स्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन। अगेन अगर कोई आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो सो डेट कि आपकी जो डेटा है कंसिस्टेंट बन जाए, ताकि आप उस पर अपने एनालाइज कर सको उसे अच्छे से। So it involves structuring the data in a way that their dependency are logical and do not lead to anomalies when adding, updating or deleting the records. Okay. Yes. नेक्स्ट इज डेटा एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन। अब आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आप ऑन द बेसिस ऑफ योर कंफर्ट आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि डेटा को आप इकट्ठा करके, कुछ डेटा को इकट्ठा करके एनालाइज करना चाहते हो तो आप एग्रीगेट कर सकते हो, आप सेपरेट करना चाहते हो तो सेग्रीगेट कर सकते हो। क्लियर?
हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डेली सेल्स ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप चाहते हो कि डेली ना कंपेयर करके मैं मंथली ट्रांजैक्शंस कंपेयर करूं, तो आप डेली सेल्स को फर्स्ट मंथली में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? ऐसी वाइस वर्सा आपके पास मंथली ट्रांजैक्शन है, आप चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पर चेक करूं, तो आप उसे डिसएग्रीगेट करके देख सकते हो। ओके। नेक्स्ट इज सो डेटा इन कोडिंग मीन्स कि जब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कोडिंग सेट कर रहे हो कि कुछ कंडीशंस चेक करने के लिए, लाइक यस और नो मे बी टर्न इनटू 0 और 1। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन मीन्स कि यू आर कन्वर्टिंग द कॉन्टिन्यूस डेटा इनटू डिस्क्रीट बीन्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, आप उसे लेकिन क्या कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स के अंदर सेट करके चल रहे हो। सो ये होगी आपकी डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। डेटा रिडक्शन मीन्स कि यू आर रिड्यूसिंग द इरेलेवेंट और रिडक्टेंट एट्रीब्यूट फ्रॉम द डेटा सेट। ठीक है, जब आप कुछ डेटा में रिमूव करके देख रहे हो कि ये आपको, मान लो आपके पास एक टेबल है, उसमें आपके 4-5 कॉलम्स हैं, लेकिन आप सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स को एनालाइज करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, बाकी कॉलम्स को रिड्यूस कर सकते हो। ओके। सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द थिंग्स कि जब आप किसी डेटा को कन्वर्ट करके चलते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है आपका रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब ये जो डेटा आ रहा है आपके पास, वो कितना रिलायबल है, कितना रिलायबल है और कितना नहीं है, हाउ विल इट बी एग्जिस्ट, कि ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा कितना रिलायबल है। सो इट विल डिपेंड कि वो कहाँ से आ रहा है बेसिकली। क्लियर? कि आप जो डेटा ले रहे हो, इट विल डिपेंड कि आपका डेटा कितना रिलायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि क्या आप डेटा विद इन दी एंटिटी ले रहे हो या आउटसाइड मंगा रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर की बैलेंस चेक कर रहे हो। सो आपको क्या लगता है कि अगर आप विद इन दी एंटिटी बैलेंस उठाओगे या कस्टमर से कंफर्मेशन लोगे, कौन सा आपके लिए ज्यादा रिलायबल बनेगा? बाहर से लेना। यस। ऐसे आप मान लो कैश कंफर्म कर रहे हो, कोई बैंक की ट्रांजेक्शन्स, अच्छा आप बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हो, उसके लिए आपने डेटा मंगाया। अब वो कंपनी आपको ला कर दे, वो ज्यादा रिलायबल होगा या बैंक डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करे? बैंक डायरेक्टली जो प्रोवाइड करे वो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, उसकी रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आता है कि क्या डेटा आपका जनरेट हुआ है विद इन डिपेंडेबल सिस्टम बैक्ड बाय सफिशिएंट कंट्रोल्स। क्या आप करंट ईयर का डेटा ले रहे हो या प्रायर ईयर का डेटा ले रहे हो, इट विल डिपेंड। क्या आप मतलब एक्चुअल नंबर यूज कर रहे हो या प्रोजेक्टेड नंबर यूज कर रहे हो। सो ये सारी चीजें आपकी क्या है, डेटा की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। समझा। डिपेंड करता है, अब आप किसी एंटिटी में से डेटा ले रहे हो जिसके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, सो डेट मीन्स वहां रिलायबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू कि आपने किसी एंटिटी से डेटा लिया जहाँ कंट्रोल्स बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। सो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना रिलायबल होगा। ठीक है। Okay. So next is to ensure data relied upon for general financial statement is representationally faithful. An auditor must evaluate the data integrity by assessing the extent to which the information is timely, accurate, actionable, and useful in making the decision. So when अब क्योंकि आप डेटा को एनालाइज करने वाले हो, तो डेटा आपका कितना एक्यूरेट है, कंप्लीट है, उसके लिए एज एन ऑडिटर आप कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, ताकि ये पता करने के लिए कि डेटा कितना एक्यूरेट है, बिकॉज अब उस डेटा के बेसिस पर आप एनालिसिस करने वाले हो। ओके,
So you can do some of the procedure to access the data integrity कि data आपका कितना accurate, complete है या नहीं. You can search for specified characteristics of attribute outside a certain range. ठीक है, जो आपका डेटा है उसके कुछ सर्टेन रेंज के बाहर जाकर आप कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट विच नॉट बी एक्सपेक्टेड कि लाइक अगर आपको कोई सेम सेम से डेटा दिख रहे हैं, जैसे आपको कोई कस्टमर का अकाउंट बार बार दिख रहा है या वेंडर का, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको कोई वेंडर का बार बार अकाउंट दिख रहा है अकाउंट पेबल में, तो यू कैन चेक कि क्या सच में मतलब इतनी बार ट्रांजेक्शन हुई है या ये डुप्लीकेट वेंडर्स क्रिएट कर रखे हैं. एडिट चेक परफॉर्म कर सकते हो कि मतलब कोई डेटा में कुछ एडिशन मतलब एडिट करके कि क्या कोई पर्सन इजीली एडिट कर सकता है या कैसे. यू कैन रनिंग कंट्रोल्स टोटल एरर लिस्ट, मतलब आप डेटा की टोटल्स चेक करके देख सकते हो कि जैसे आपने हॉरिजॉन्टल में चेक कर लिया और देन मतलब आप क्या कर रहे हो बेसिकली, फुटिंग और क्रॉस फुटिंग कर रहे हो. फुटिंग क्रॉस फुटिंग में क्या होता है कि लाइक आप एक बार हॉरिजॉन्टल में कुछ चीजें ऐड ऑन करके देख ली, कुछ वर्टिकल में ऐड ऑन करके देख ली, ये चेक करने के लिए कि क्या मेरे मतलब टोटल्स प्रॉपर है या नहीं है. ओके, समझा. आप डेटा को क्लासिफाई करके देख सकते हो, लाइक अगर आपको कोई डेटा जैसे फर्दर क्लासिफाई करके दोबारा एनालाइज करना है तो आप वो भी कर सकते हो. सो इट विल डिपेंड कि एज एन ऑडिटर आप क्या क्या कर सकते हो. टेकिंग एंड ट्रेसिंग दी कंप्यूटर ऑडिट ट्रायल का क्या मतलब होता है कि जब हम मतलब कंप्यूटर के अराउंड टेस्टिंग करते हैं कि जैसे अब क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग आपकी कंप्यूटर में हो रही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग चेक कर सकते हो कि क्या प्रोग्रामिंग कोडिंग प्रॉपर है या नहीं. दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप कुछ डेटा खुद से पुट करके चेक कर सकते हो कि क्या जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उन्हें एनालाइज कर सकते हो, या फिर आप इवन ये भी कर सकते हो कि आप खुद से अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम परचेज करके देन उसमें कंपनी का डेटा ऐड कर रहे हो और फिर कंपेयर कर रहे हो कि जो आपने रिजल्ट निकाला है क्या कंपनी ने भी सेम रिजल्ट निकाल रखे हैं या डिफरेंट है. समझा. देन सो ये बेसिकली आपके ऑडिट डेटा एनालिटिक्स में आते हैं कि जब आप क्या करते हो कि आप डेटा को लेकर एनालाइज कर रहे हो उसे कि कुछ ग्राफ बनाकर कुछ टेबल्स बनाकर. देन क्योंकि ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में क्या था कि आप क्या करते हो, सीधा डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो, क्योंकि अब ज्यादातर आपकी चीजें आईटी से हो रही हैं, ज्यादातर मतलब वर्क आपका क्या हो गया, एआई हो गया है. तो उस केस में आपको मतलब ये एआई टूल्स यूज करके डेटा एनालिटिक्स टूल्स यूज करके बहुत सारा आप डेटा एनालाइज कर सकते हो विद इन फ्यू टाइम्स. क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल ऑडिटिंग करते हो उसमें क्या है 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका टाइम जाएगा एज वेल एज कॉस्ट आएगी. लेकिन जब आप कंप्यूटर से टेस्टिंग करते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सारा डेटा भी एनालाइज कर सकते हो क्योंकि उसमें कंप्यूटर में क्या है कि वो ऑटोमेटेड फॉर्म में है तो उसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. और एज अ कंप्यूटर इज अ मशीन सो इट विल नॉट टायर्ड, लाइक अगर आप एक सेम चीज को 100 टाइम्स भी परफॉर्म करवाओगे तो इसीलिए आपका ऑडिट डेटा एनालिटिक्स आपकी इसमें इंक्लूडेड है कि आप कैसे डेटा को एनालाइज करते हो. क्लियर. Yes, clear. So an auditor should obtain an understanding of effectiveness of system used to generate data relied upon for the audit data analytics. System provide adequate controls to safeguard the organization's assets and data, ensure that the information produced is both reliable and accurate. Collect and store data. Data is any fact data collected, stored, and processed by the information system. Data is one of the organizational most valuable assets, so it includes both qualitative and quantitative items. It should transform data into decision making information that has been organized and processed to provide the meaning. So
एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपके पास, क्योंकि आपका डेटा एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, सो उस केस में यू शुड हैव सर्टेन कंट्रोल्स कि जो डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, डेटा के प्रोटेक्ट कर सके, प्रॉपर उनकी रिकवरी हो सके, और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उनसे वो रिलायबल बन सके। देन हाँ। सो एज एन ऑडिटर यू कैन चेक दी कि आपके आईटी रिलेटेड सिस्टम कितने इफेक्टिव हैं। Filter and condense information, avoiding information overload, manage resources efficiently. ठीक है, यू कैन लुक फॉर दीज फैक्टर्स कि क्या जो कंपनी अपना डेटा कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड हो रही है, और कैसे लाइक डुप्लीकेशन हट रही है, और कि कैसे आपके मतलब आईटी रिलेटेड सिस्टम मैनेज हो रहे हैं। Next, data analytics. So when you are going to perform data analytics means when you use some tools and techniques to process, organize and structure and present data. So this is called the डेटा एनालिटिक्स, कि जब आप कुछ टूल्स का यूज करके, लाइक एज आई टोल्ड यू कि ग्राफ यूज हो गए, टेबल्स हो गए, कि जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो उसकी हेल्प से, तो दिस इज कॉल्ड द डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स में क्या है कि जब भी आप डेटा को एनालाइज करने वाले हो, यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, लाइक फर्स्ट इज डेटा एक्सट्रैक्शन। एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट आपको डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। So first of all, with the help of tool, you can extract your data. Next, you need to prepare your data and do some data cleaning. कि अगर आपको कुछ उसमें irregularities दिख रही है, inconsistency दिख रही है, you can delete them. Need to consistent the data. Basically, आप डेटा को prepare कर रहे हो ताकि वो आपका एनालाइज करने की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जिसमें आप डुप्लीकेशंस हटा रहे हो, एरर्स रिमूव कर रहे हो, और अगर कोई मिसिंग आइटम्स हैं आप उन्हें फिल कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड द डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। देन नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि द डेटा माइट्स नीडेड टू बी एग्रीगेटेड, कि अब आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आप उस डेटा को एग्रीगेट करके देख सकते हो, नॉर्मलाइज कर रहे हो, या लाइक हाउ आर यू ट्रांसफॉर्मिंग दैट डेटा ताकि वो पर्टिकुलर टूल के अकॉर्डिंग परफेक्ट फिट हो जाए। Next, you can use the tools, various tools to analyze your data. You can also use some data visualization, means जिसमें आप डेटा को visualize करके देख रहे हो। Audit analytics softwares आपको given है कुछ, कि जिसमें आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। ओके, ये तो ऑडिट डेटा एनालिटिक्स, अगेन आपका ऑडिट डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस आते हैं। So audit data analytics, as I told you, it is the practice of discovering and analyzing pattern, identifying anomalies कि क्या क्या मतलब inconsistencies दिख रही हैं आपको उसके अंदर, extracting other useful information in the data. For example, आपने किसी अकाउंट रिसीवेबल का डेटा ले लिया कि जिसमें आप मैच करके देख रहे हो, और उसमें आपको पता चला कि कुछ जो आपका रिकॉर्डेड है और जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिली है वो मैच नहीं कर रही, तो उस केस में आपने उसे एनालाइज किया और उसके थ्रू आपने क्या क्या रिजल्ट निकाले। तो हो सकता है कि अगर आपका कस्टमर का बैलेंस जो आपने रिकॉर्ड किया और कंफर्म किया है वो मैच नहीं कर रहा, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ये हो सकता है कि कस्टमर ने पेमेंट कर दी कि, लेकिन आपकी कंपनी उसे रिकॉर्ड नहीं कर रही। सेकेंड थिंग हो सकता है कि टाइमिंग डिफरेंस हो, कि आपकी कस्टमर ने चेक दे दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ अभी कंपनी में। तो यू आर बेसिकली एनालाइजिंग द डेटा और उससे क्या क्या आपके रिजल्ट निकल रहे हैं। ओके। हाँ। सो ऑडिट डेटा एनालिटिक्स में आपके क्या क्या प्रोसीजर्स आते हैं। सबसे पहले आप प्लान करके चलते हो कि आपको लाइक कौन सी टेक्निक बेसिकली यूज करनी है डेटा को एनालाइज करने के लिए। देन यू एक्सेस द डेटा, आप उस डेटा को कलेक्ट करोगे, प्रिपेयर करोगे फॉर द यूज ऑफ एडीए।
एज आई टोल्ड यू कि अगर आपका डेटा डुप्लीकेट है, उसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं या फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, तो आप पहले उसे प्रिपेयर करो बेसिकली यूज करने के लिए। यू ऑल्सो कंसिडर द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, कि वो डेटा कहाँ से आ रहा है और कितना रेलेवेंट है। कि अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल का यूज करना है तो हाँ, वो डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो। देन यू परफॉर्म योर एडीए, ऑडिट डेटा एनालिटिक्स, एंड यू विल आइडेंटिफाई कि क्या क्या आपको उसके अंदर ट्रेंड्स दिख रहे हैं और क्या क्या आपको रिजल्ट दिख रहा है। अगर कुछ आइटम्स को आपको लग रहा है कि फर्दर इवेल्युएट करने की जरूरत है, यू कैन इवेल्युएट देम, you evaluate their result, conclude on whether the purpose and specific objective have been achieved or not. तो उसके basis पर you will analyze your result and then you will decide कि क्या आपकी जो objective थी उस particular data को analyze करने के लिए वो fulfill हुई है या नहीं हुई। ओके, अभी ये डेटा एनालिटिक्स और ऑडिट डेटा एनालिटिक्स दोनों में एक यही डिफरेंस है ना, डेटा एनालिटिक्स आर ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूज होता है ऑडिटिंग में, हम्म और इसमें इट इज अ प्रैक्टिस टू डिस्कवर एनालाइज पैटर्न्स और वो सब। हम्म सो डेटा एनालिटिक्स आपको बेसिक टर्म दे दी। ऑडिट डेटा एनालिटिक्स मतलब जब आप ऑडिटिंग पर्पस के लिए आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो। ओके, ठीक है, अब आप ये ऑडिट डेटा एनालिटिक्स आप प्लानिंग में हो गया, रिस्क असेसमेंट में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सबटेंटिव प्रोसीजर्स, आप सबके लिए परफॉर्म कर सकते हो। हाँ समझा। इन डिटरमाइनिंग द appropriate scope of audit data analytics, the auditor should undertake several additional consideration like examine the nature and extent of account balances, classes of transaction, means जब भी आप एडीए यूज करने वाले हो, एडीए प्रोसीजर, सो यू नीड टू कंसीडर सर्टेन थिंग्स की मतलब आप कौन सा अकाउंट बैलेंस बेसिकली एग्जामिन करने वाले हो, व्हाट इज देयर नेचर एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट आप उसे एनालाइज करना चाहते हो। यू conduct financial ratio analysis comparing the result to prior period as well as the client industry. You can assess the pervasiveness of audit evidences. So अब जब आपने डेटा एनालाइज किया तो उसके बेसिस पर आप यू विल चेक कि क्या वो जो भी एविडेंसेस आपको मिले हैं क्या वो पूरी फाइनेंशियल्स को अफेक्ट करते हैं या सिर्फ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। इवेल्युएट द टाइप ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मिंग ऑडिट डेटा एनालिटिक्स। तो जब आप डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, using some output from the techniques to determine the relationship between variable, interpret the result, determine additional procedures to be performed. तो जब आपने परफॉर्म किया, यू नीड टू चेक कि क्या आपका पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं, और सेकेंड थिंग कि क्या अब आपको जो एडिशनल टेस्टिंग करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, समझा, यस। Audit data analytics are traditionally described as one of the three types. So आपके audit data analytics descriptive भी हो सकते हैं, predictive भी और prescriptive भी। Descriptive का क्या मतलब है कि जब आप current data को analyze कर रहे हो, that is basically give you the what actually happened, कि जब आप current data को analyze कर रहे हो और ये देख रहे हो कि actual में हुआ क्या है। क्लियर। एक होता है आपका डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है, अब जो आपने डिस्क्रिप्टिव में रिजल्ट निकाला कि क्या हुआ है, डायग्नोस्टिक में क्या है, आप उसका रीजन ढूंढते हो कि किस वजह से वो हो सकता है। प्रिडिक्टिव का क्या मतलब है कि जब आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्टिव की प्रिडिक्ट करके चल रहे हो डेटा को यूज करके कि व्हाट विल बी हैपन इन दी फ्यूचर, कि आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है। कि आपने हिस्टोरिकल डेटा लिया, उसके बेसिस पर यू आर एनालाइजिंग कि व्हाट विल हैपन इन दी फ्यूचर। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिडिक्टिव एनालिसिस। हाँ ये समझा।
प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का क्या मतलब है कि जब आपने प्रिडिक्टिव में ये ढूंढा कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, तो प्रिस्क्रिप्टिव में यू आर प्रिस्क्राइबिंग समथिंग, मीन्स यू आर प्रिस्क्राइबिंग द कंपनीज अबाउट सच प्लान्स कि जो उस पर्टिकुलर इवेंट को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, यू आर प्रिस्क्राइबिंग सम प्लान्स और प्रोसीजर्स कि उस पर्टिकुलर थिंग्स के रिगार्डिंग क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ओके। ठीक है, सो हाँ। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आप ये बेसिकली चेक कर रहे हो कि किस वजह से कोई चीज हुई है। सो व्हाई डिड इट हैपन, सो यू आर एनालाइजिंग योर डेटा to check to find कि why the that thing is happened. ठीक है, समझाइए मुझे। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर मीन्स कि जब आप डेटा को विजुअलाइज करके देख रहे हो बाय द हेल्प ऑफ दी सॉफ्टवेयर्स, लाइक आप चार्ट यूज कर सकते हो, ट्रेंड लाइंस, टेबल्स, डैशबोर्ड। Okay, so most data visualization tools come with the database, open source application, cloud storage platform. Visualization software pulls in data from these sources and applies to a graphic to the data. Okay. Some हाँ। tools can automatically interpret the shape of data, detect the correlations between certain variables, and place these discoveries into chart type that the software determines is optimal. Interactive visualization allow the auditor to drill down into the chart graphics, changing the data and observing the revised output. Okay, so आप जो भी इन टूल की हेल्प से you can analyze your data by converting them into different charts, graphs and all. Okay, any doubt? नो डाउट। नेक्स्ट आते हैं आपके evaluating the result and related quality management measure. So how will you evaluate your results? And related quality management measure means कि quality management entails the forecasting and prevention of problems. Certain aspect regarding the use of ADA that they need to be addressed by firm's system of quality management policies and procedures, such as assignment of engagement team and appropriate competencies. So as I told you कि जब आप audit करते हो तो उस केस में क्या है, आपकी engagement team involve होगी। तो हमने पढ़े थे ना कि कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करके चलने होते हैं, बिकॉज अगर आपकी हाँ। क्या ऑडिट प्रॉपर है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं। सिमिलरली जब आप आईटी रिलेटेड ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको अपनी क्वालिटी, जो भी ऑडिट की क्वालिटी है उसका ध्यान रख करके चलना होता है कि आपके जो भी टीम मेंबर्स आप इन्वॉल्व कर रहे हो दे शुड बी अप्रोप्रिएटली कॉम्पिटेंट, कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए इन टूल्स को यूज करने के लिए। समझा। So auditor can share the benefit from work of other if ADA procedure are stored in one central location. Auditor should document the expected result. Okay, whatever you are finding, you need to document the in your work papers. Flowcharts, as one example, is a useful audit resource for evaluating IT control and can be used to communicate the logic behind ADA. So you can also use the flowchart, कि जिसमें आप कुछ various processes को दिखाने के लिए आप flowchart use कर सकते हो। जैसे आपने कोई सेल्स चेक करी तो उसके लिए सेल्स प्रोसेस के लिए आप फ्लोचार्ट बना सकते हो कि सबसे पहले ये यहाँ से इनिशिएट हो रही है, देन इस क्रेडिट डिपार्टमेंट ने इसे अप्रूव किया, देन वेयर हाउस के पास गई। ओके। Okay. यस। A well-managed centralized audit data repository with standard processes for accessing the analyzing can reduce the ongoing support required of audit specialists over the course of audit. Audit data analytics procedure, whether ADHOC standard test, part of continuous
Auditing with monitoring processes need to closely integrate into traditional audit program. So other technique for modernizing, so these are some of the other techniques आपको दे रखी हैं कि ऑडिट डेटा एनालिटिक्स के अलावा क्या क्या आप यूज कर सकते हो अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। जैसे आप ऑप्टिमल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है कि आप इमेजेस ऑफ पेपर सोर्स डॉक्यूमेंट, आप किसी जो पेपर पे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर सकते हो। Establishing an intelligent data dictionary reference guide that can describe data element in a way that makes sense to an average auditor. You can use generalized audit software. ठीक है, फिर कुछ अदर सॉफ्टवेयर, कुछ अदर टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस, कि आपके जो एविडेंसेस गैदर हुए हैं, क्योंकि जब आप एविडेंसेस गैदर कर रहे हो ऐसे तो नहीं कि आपको जो मिल रहा है बस उठाते जाओ और ये आपके एविडेंसेस हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि वो एविडेंसेस आपके एक तो सफिशिएंट हो, दूसरा अप्रोप्रिएट हो। सफिशिएंट का मतलब कि दे शुड बी प्रॉपर इन क्वांटिटी, कि ऐसा नहीं कि आपने एक एविडेंस गैदर करके पूरा रिजल्ट निकाल दिया, कि आपके पास प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए। और अप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब वो डेट एविडेंसेस रिलायबल और रेलेवेंट होने चाहिए। क्लियर? हेलो। हाँ, हाँ, अब एनी ये डाउट? हम, नहीं नहीं डाउट नहीं है। या ये टॉपिक हम कल से स्टार्ट करें? अच्छा, नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। बाकी ये टॉपिक आपका वैसे सेम ही है कि आपको जो एविडेंसेस गैदर करने हैं वो एविडेंसेस बेसिकली आपके एक तो सफिशिएंट होने चाहिए, दूसरा अप्रोप्रिएट होने चाहिए। हाँ। ओके, इफ यू वांट आई कैन कंटिन्यू इट टुमारो। हाँ, कल से करते हैं क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका ये टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद सैम्पलिंग हम कर चुके हैं। देन आपका प्रॉपर सब्टेंटिव प्रोसीजर्स ही आ जाएंगे आई थिंक आगे। हाँ। यस, आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आ जाएंगे और फिर सब्टेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।